हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार अनुराग और मैं एक बार फिर ई एकेडमी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने हूं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। दोस्तों, आपको पता है हम हर बुधवार और शुक्रवार क्वेश्चन आंसर के सेशंस करते हैं और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन का जो टॉपिक होता है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड होता है। ये हमारा 10th पार्ट है। इससे पहले हम 9 पार्ट कर चुके हैं जिसके वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आप YouTube चैनल विज़िट करके ई एकेडमी के YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस को वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। आप लोगों में से अभी तक जिन्होंने भी ई एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आंसर सेशन के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। आप ई एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन टैप करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर टैप करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हिंदी में इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का कार्य है। तो इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप लोगों को पता होगा, अगर हमारी क्लासेस जो चल रही है उसमें मैंने आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो चिमनियों से जब धुआं निकलता है तो उस धुएं के साथ जितने भी छोटे छोटे ठोस कण या रासायनिक कण जो निकलते हैं उनको अलग करने के लिए इस तरीके के प्रेसिपिटेटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर जैसा कि ऑप्शंस में लिखे गए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ज़रा देखेंगे। इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन विच हेल्प इन रिमूविंग केमिकल फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। तो जैसा मैंने बताया है कि बाहर निकलने वाली गैसों से ये केमिकल रिमूव करने का काम करता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए है, जिसमें हमसे ये बताया जा रहा है कि यह एक विद्युत चुम्बकीय मशीन है जो निकासित गैसों से रसायनों को निकालने में सहायता करती है। बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है, यानी ये ठोस पदार्थों से अशुद्धियों को निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। ये गैसों से निकालता है, यानी जो निकासित गैसें हैं उनसे। बहुधात्विक कणों को महासागरों में निक्षेपित करने में इसका कोई रोल नहीं है और न ही ये ऐसी विद्युत चुम्बकीय मशीन है जो कृत्रिम वर्षा करती है ना। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन विच कॉजेज आर्टिफिशियल रेन। इट डज नॉट हेल्प्स इन लोकेटिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इन द ओशंस, यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन विच इज़ डिजाइंड टू रिमूव impurities from solid substances because it is designed to remove chemicals from exhaust gases। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के लिए इनमें से कौन आवश्यक नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, इसमें हम लोगों ने बताया था कि स्मॉग जो होता है वो एक ऐसी धुएं की स्थिति होती है वायुमंडल में जिसमें धुआं जो है वो फॉग के साथ मिला रहता है, यानी स्मोक और फॉग को मिलाकर हम स्मॉग की बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स धुएं के साथ होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी धुएं के साथ मिलते हैं। और चूंकि फोटो टर्म लगा हुआ है इसलिए सनलाइट के प्रेजेंस में सारी चीज़ें होंगी, इसलिए यहाँ पर सनलाइट भी नेसेसरी है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं और वोलाटाइल कार्बनिक यौगिक भी होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है। आपको बताया था मैंने, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है
जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या एटमॉस्फेयर में जो भी पहले से पॉल्यूटेंट उपस्थित है उनके आपस में रिएक्शन करने से बनते हैं, या एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके रिएक्शन करने से कोई नया पॉल्यूटेंट बनता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, और वो है ओजोन, बेंजीन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में जाने जाते हैं, और ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? ओजोन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस बट नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है परंतु वायु प्रदूषक नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसको हम वायु प्रदूषक के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि इससे कुछ उस तरीके के हार्म्स नहीं दिखाई देते जैसा कि CFC, HFC या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ दिखाई देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिर्फ इसलिए एक हानिकारक गैस मानते हैं क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से वैश्विक तापन हो रहा है, और उस वैश्विक तापन का प्रभाव जो है वो हमें दूसरे चीज़ों पर देखने को मिल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? यानी कि जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधित मंत्रालय है उसके अनुसार खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निर्धारण के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पदार्थ दहनशील अगर है तो वो निश्चित रूप से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है। अगर उसकी प्रतिक्रियाशीलता ज़्यादा है यानी उसकी अगर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो खतरनाक है। अगर उसमें विषैलापन बहुत ज़्यादा है या उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो भी वो खतरनाक यानी हजार्डस वेस्ट है। इसलिए इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी जो हैं वो विशेषताएं हैं किसी भी पदार्थ को खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ बताने के लिए, और ये डिफाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है कि आप बताएं कि यहाँ पर जो एलिमेंट और कंपाउंड दिए गए हैं और साथ के साथ जो डिजीजेस दिए गए हैं उनमें किस तरीके से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में आपके पास जो दिए गए हैं उसमें मिथाइल मरकरी की बात की गई है, कैडमियम की बात की गई है, नाइट्रेट और नाइट्रेट के साथ आर्सेनिक की बात की गई है। हमारे चैट बॉक्स पर धर्मेंद्र ठाकरे और मोहम्मद आसिफ ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी तो आंसर भी कर रहे हैं। आंसर आप लोग करते चले जिससे मुझे पता चले कि आप लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो इस 6 क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। मिथाइल मरकरी, कैडमियम, नाइट्रेट और आर्सेनिक, ये 4 एलिमेंट और या फिर कंपाउंड दिए गए हैं। कैडमियम एलिमेंट है यहाँ, आर्सेनिक एलिमेंट है यहाँ, नाइट्रेट्स के कंपाउंड है और मिथाइल मरकरी एक कंपाउंड है। अब इनसे होने वाले डिजीज़ेस की बात करते हैं और उसको देखकर हम ज़रा मैच करेंगे कि कौन सा डिजीज़ किससे होता है। देखिए, आसानी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब कैडमियम की बात करते हैं तो कैडमियम से आउच नाम का एक डिजीज़ होता है जिसको हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिजीज़ है। कैडमियम से जो डिजीज़ होता है इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो कैडमियम से जो डिजीज़ होता है ये आउच डिजीज़ होगा। इसके अलावा हम आ जाएंगे आर्सेनिक से, है ना। आर्सेनिक से अगर हम डिजीज़ की बात करेंगे तो आर्सेनिक से जो डिजीज़ होता है उसको हम ब्लैक फुट डिजीज़ बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2 का A और 4 का C, 2 का A
और 4 का C, ये दो हमारे पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। किसमें? ये दिखाई दे रहे हैं हमें C ऑप्शन में। इसके साथ ही 1 यानी मिथाइल मरकरी जो है, इससे मिथैमोग्लोबिनेमिया नामक रोग होता है, यानी इससे जो है वो मिनीमाटा डिजीज़ होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका D। और जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से होता है आपका मिथाइमोग्लोबिनेमिया नामक रोग, यानी कि 3 का हो जाएगा B। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलेगा C, है ना। 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इनमें से कौन सा ऐसी गैसें हैं जिनका उपयोग राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता इंडेक्स की गणना के लिए किया जाता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको, तो इसमें जो गैसें दी गई हैं उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन किया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है इसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। इसका मतलब 1, 2, 4 और 5 ये हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैलकुलेशन है वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी 3rd हटाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं, लेकिन चूंकि 4 को हमें शामिल करना है इसलिए हमारा सही ऑप्शन है डी में है आपके 1, 2, 4 और 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें याद रखने हैं। ठीक, चलिए इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन पूछता है, द मिनीमाटा इंसिडेंट एन एग्जाम्पल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ। मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, इसमें 4 आपके पास ऑप्शन है, एयर पोल्यूशन, न्यूक्लियर डिजास्टर, वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाटर पोल्यूशन यानी जो जल प्रदूषण है, उस जल प्रदूषण में कैडमियम जो है उस जल प्रदूषण में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट आते हैं, उनसे मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा वाटर पोल्यूशन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्मल पोल्यूशन इन द क्लोज वाटर बॉडी। आपसे कहा जा रहा है कि किसी बंद जलाशय में होने वाले ताप प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंद जलाशय में जो ताप प्रदूषण हो रहा है उससे क्या क्या चीज़ें होंगी। आपके पास यहाँ 3 कथन जो दिए गए हैं उसमें से एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। पहला है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर बॉडी। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसे, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर बॉडी। हिंदी में पढ़ते हैं, यह जलाशय के ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटाता है, यानी जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता है इसकी, उसको घटा देता है। दूसरा है, इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी यह नील हरित शैवालों के संवर्धन को नुकसान पहुंचाता है, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो नील हरित शैवाल है, उनमें ग्रोथ नहीं होने देता। तीसरा है स्टेटमेंट, इट कॉजेज द डेथ ऑफ फिशेज इन द एक्वेटिक सिस्टम, यानी कि यह जलीय तंत्र में मछलियों की मृत्यु का कारण है। ठीक है, तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स आपके हैं, इनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो कौन से सही हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि नील हरित शैवालों के संवर्धन से इसका कोई संबंध नहीं है। जो 2 हैं, यानी कि जलाशय में ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है और जलीय तंत्र में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, यही सही है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C, 1 और 3। ठीक है, अब आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमसे कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में आपको जो दिए गए कथन, इन पर विचार करना है। हम
पहला कथन लेते हैं, इट इज़ अ फाउल ओडोर गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग, यानी ये सड़े अंडे की गंध देने वाला, दुर्गंध देने वाले जो गैस है उस रूप में जाना जाता है। सेकेंड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, यानी कि यह कार्बन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पादित होती है। ठीक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे कहा जा रहा है, पैडी फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी धान के खेत कार्बन मोनोऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर इस कथनों पर आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा कट जाता है। और इस थर्ड ऑप्शन के कटते ही हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है, केवल 2, यानी कि सड़े हुए अंडे की भांति यह गंध भी नहीं देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो सड़े अंडे की गंध देने वाली गैस है, इसलिए पहला भी हमारा रॉन्ग था ही। और जैसे हमने थर्ड को काटा तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन निकल के आ जाता है केवल 2, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है केवल 2, है ना। इसका सही आंसर है केवल 2, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इस तरीके के सेशंस जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी रहते हैं, तो आप उन सेशंस को भी ज्वाइन करिए और उन सेशंस में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं उनसे आप ज़रूर से ज़्यादा लाभ उठाएं। जिन लोगों को अभी तक हमारे सेशंस की जानकारी नहीं थी उनको मैं बता दूं कि आप हमारे ई एकेडमी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जो उसका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी पुराने क्वेश्चन आंसर सेशन के वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर उन क्वेश्चन आंसर सेशंस को देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले बार कुछ और क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन में। थैंक यू।